हेलो बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के विज्ञान को इस वीडियो के जरिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस विज्ञान में हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र को जो है वो पढ़ने वाले हैं। और रसायन शास्त्र का जो आपका पहला अध्याय 1 है, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इस अध्याय को इस वीडियो के जरिए बड़े ही आसान और सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग डिफिनेशन जो है वो बताया गया है। और इसका सबसे सिंपल डिफिनेशन जो है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, लेकिन डिफिनेशन से पहले आपको बातें समझनी है कि रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली ये है कि जब दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वो अभिक्रिया करता है, और उस अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए आपको मैं परिभाषा जो है वो पढ़ के बताता हूँ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि दो पदार्थ जब आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी कि दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो वो एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसी प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। अब एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बताऊं तो दो अलग अलग पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनाता है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। तो सिंपल में आप इस प्रकार से इस रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि मैं आप लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को समझा, अब लगे हाथ हम लोग रासायनिक समीकरण को समझेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रसायन शास्त्र में बेसिकली होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो वहां हम लोग उस रसायन यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में रसायन शामिल होते हैं ना, उसके प्रतीकों और सूत्रों के जरिए जो हम एक समीकरण बनाते हैं, यानी कि जो दर्शाते हैं, बताते हैं चीज़ों को, उसी को रासायनिक समीकरण जो है वो कहा जाता है। आप शायद मेरी बातों को यदि नहीं भी समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को रसायनों के प्रतीकों या सूत्रों के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी रसायन शामिल होता है, उस रसायन के या तो प्रतीकों को वहाँ जो है लिख दिया जाता है या उनके सूत्रों को लिख दिया जाता है। निरूपित का मतलब होता है लिख देना या दर्शाना या बताना, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। उसी को बेसिकली रासायनिक समीकरण जो है वो कहा जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अभिक्रिया हमने जो है वो लिखा हुआ है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह जल बनाता है। और ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है जो अक्सर किताबों में और बहुत सारे टीचर्स भी इसको जो है समझाने में इसकी मदद लेते हैं। तो आपको भी इसी अभिक्रिया से चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो हाइड्रोजन है और दूसरा आपका ऑक्सीजन है। अब आप लोग सभी जानते होंगे कि हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है, संकेत होता है, वो H होता है। और आप जानते हैं कि H जो है स्वतंत्र अवस्था में ना होकर के वो अणुओं के रूप में होता है, तो इसलिए हमने यहाँ H2 लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा जो आपका पदार्थ है वो है ऑक्सीजन, उसको भी हमने O2 लिखा है। और अब आप जान रहे हैं कि ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी कि जुड़ रहा है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने प्लस का साइन जो है वो लगाया है। अब आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ तीर जो है वो लगा हुआ है। अब तीर का मतलब ये होता है कि तीर जो है ना, दो चीज़ों को डिवाइड करने का काम करता है। कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो चीज़ जो है शामिल हो रहा है अभिक्रिया में, तो इसको अलग इधर हम लोग लिखा है। अब ये अभिक्रिया करके जो चीज़ बनाएगा उसे हम लोग तीर के इस पार लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है,
जल बना रहा है। तो शायद आप समझ पा रहे हो कि ये रासायनिक समीकरण बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, उसी के प्रतीकों और सूत्रों को लिख करके हम लोग अक्सर रासायनिक समीकरण जो है वो बनाते हैं। और बच्चों को कई बार इस रासायनिक समीकरण में कन्फ्यूजन होता है कि ये H2 क्या है, ये तीर क्या है। तो आप शायद मेरी बातों को, बहुत बेसिक बातें जो है वो समझ पा रहे होंगे कि ये H2 और ये तीर, ये सब का क्या मतलब होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं आगे बताऊंगा, आप गौर फरमाइएगा। अब आगे मैं आपको थोड़ा सा कुछ और चीज़ें जो है वो बताना चाहूँगा, ताकि आप आगे जब रासायनिक समीकरण जैसे चीज़ों को देखें, क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा इसी पे बेस है, क्योंकि नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो कई सारे आपको आगे समीकरण जो है वो देखने को मिलेंगे। यदि आप बेसिक बातें पहले समझ लें तो आगे की चीज़ें जो है आपको समझने में जो है वो सुविधा होगी। तो अब क्या होता है कि यहाँ आप ये जो समीकरण देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा अधूरा समीकरण है, इसमें से बहुत सी जानकारियाँ जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो समीकरण से हर एक चीज़, हर एक जानकारी जो है वो प्राप्त करने के लिए हम लोग समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था को भी जो है वो बताते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था, यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसे और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए प्रतीक तो लिखते ही हैं, लेकिन प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी बताते हैं। भौतिक अवस्था आप सब जान रहे होंगे, जो आपको बाहर से ही देख के पता चले। और भौतिक अवस्थाओं में हम लोग अक्सर ठोस, द्रव और गैस, ये तीन चीज़ें जो है भौतिक अवस्था के तौर पे हम लोग बताते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ठोस के लिए जो है सॉलिड यानी कि S, जैसे अंग्रेजी का लेटर ABCD का प्रयोग किया जाता है, और द्रव के लिए L और गैस के लिए G। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि जलीय विलयन भी एक होता है, आपको आगे दिखेगा, यानी कि जल के साथ कोई भी चीज़ मिला हुआ होता है तो उसे हम लोग जलीय विलयन बोलते हैं। और यहाँ हम लोग AQ का जो है वो प्रयोग करते हैं, यानी कि इन सबों को जो है वो दर्शाया जाता है किसी भी समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिख रहा है और ये जो जल बना रहा है, ये तो आपको ठीक है, दो पदार्थ दिख रहा है कि भाई एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है और एक जल बन रहा है। लेकिन आप देखिएगा तो हाइड्रोजन की जो भौतिक अवस्था है वो गैस है, तो इसलिए यहाँ G को जो है वो दर्शा दिया है। फिर ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था भी आपका गैस है, तो यहाँ G दर्शा दिया है। लेकिन H2O यानी कि जल की जो भौतिक अवस्था है वो तो द्रव है, यानी कि लिक्विड है, इसलिए यहाँ L का प्रयोग किया गया है। तो अब आप इस G और इस L का भी मतलब समझ पा रहे होंगे। ये बेसिकली कुछ नहीं, ये पदार्थों की भौतिक अवस्था को जो है वो बताया जा रहा है, और वही बातें हमने आपको यहाँ जो है वो बताई है। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक समीकरण में जो ये सारी चीज़ें होती है ये क्यों दिया जाता है, ताकि चीज़ें जो है बेहतर समझ में आए और बाहर से देखने के बाद पता चले कि भाई उनकी भौतिक अवस्था क्या है और कौन कौन से पदार्थ जो है उस अभिक्रिया में शामिल है। अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आगे एक बात और लास्ट आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार आप कई सारे समीकरणों में तीर के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ पाते होंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश आपको शायद दिख रहा होगा, और यहाँ आप उष्मा भी देख सकते हैं। और ये काफ़ी कॉमन समीकरण है, प्रकाश संश्लेषण तो आपने कभी न कभी सबों ने पढ़ा ही होगा। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी जो अभिक्रिया की परिस्थितियाँ होती है वो थोड़ी अलग होती है, और उसमें जैसे कि उष्मा, प्रकाश, दाब इत्यादि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे जो है वो दर्शाया जाता है। यानी कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जो है वो अलग होती है, और उस अभिक्रिया में यदि उष्मा, प्रकाश और दाब, यदि इसके अलावे यदि किसी और चीज़ का भी प्रयोग किया गया हो तो उन चीज़ों को अक्सर उस समीकरण के तीर के ऊपर जो है वो लिखा जाता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, जहाँ आप देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे कि पौधा भोजन बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये अभिक्रिया तभी होता है जब सूर्य का प्रकाश वहां मौजूद हो। बिना सूर्य के प्रकाश के ये अभिक्रिया संभव ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में
परिस्थितियां जो है वो थोड़ी बदली हुई है, यानी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रहने से अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ सूर्य का प्रकाश का भी होना जरूरी है। इसलिए सूर्य के प्रकाश को तीर के ऊपर जो है वो दिखा गया। बाकी इधर की चीजें आप समझते होंगे कि ये अभिक्रिया होने के बाद यहाँ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है और फिर एक ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ बेसिकली मैं आपको प्रकाश संश्लेषण नहीं समझा रहा हूँ, बस प्रकाश संश्लेषण में यहाँ तीर के ऊपर जो ये सूर्य का प्रकाश है ये क्यों लिखा गया है इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आप इस समीकरण में देखेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया कर रहा है और MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बाहर से जो है वो ऊष्मा दी जा रही है, तो यहाँ भी परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई है, इसलिए उस परिस्थितियों को तीर के ऊपर जो है वो दिखाया जा रहा है। तो आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। यदि आप किताबों में समीकरण को पाएंगे तो अब आप इस S और इस प्लस और ये तीर और इसके ऊपर के लिखे हुए चीज़ों से घबराएंगे नहीं। आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ें अब क्यों लिखी जाती है। तो यही छोटा सा प्रयास मैं आपको कुछ बेसिक बातें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के और मुख्य टॉपिक पे जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो मैं शुरुआत से ही आपको बताते आ रहा हूँ, इस रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है? तो पहला आपका होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। पहला क्या होता है? अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अब आपको समझना है कि भाई ये अभिकारक क्या होता है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है, जो भी अभिक्रिया में चीज़ें भाग लेती है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक जो है वो कहा जाता है। और दूसरा आपका है उत्पाद, यानी उत्पाद क्या है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनता है उसे ही बेसिकली हम लोग उत्पाद कहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो शायद आप अभिकारक और उत्पाद को समझ पा रहे होंगे। वैसे आइए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आप ये हाइड्रोजन देख रहे होंगे और ये ऑक्सीजन, उसी समीकरण को लिया है मैंने जो आपको पीछे मैंने बताया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जल बन रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग ले रहा है, आप ही बताइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका अभिकारक हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके मिलने से क्या बन रहा है भाई? तो जल बन रहा है, तो इसलिए आपका जल जो है वो उत्पाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है, ताकि आप पहले क्वेश्चंस पे गौर करें, क्वेश्चंस को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि हमारे बोर्ड एग्जामों में किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई काम की भी है या फिर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको खुद क्वेश्चन देख करके, थोड़ा सोच करके आपको खुद अनुमान लगाना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो किस बेस पे पढ़ा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, जिसमें आपको 4 विकल्प जो है वो दिए गए रहते हैं। उसी विकल्प में से आपका कोई एक आंसर होता है, उसमें आपको टिक करना होता है। और दूसरा जो प्रश्न है आपका वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है, और ये भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ये 2 टाइप में होते हैं, एक को लघु उत्तरीय बोलते हैं और एक को दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। एक 2 नंबर का पूछा जाता है और एक आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको भाषा के फॉर्म में चीज़ें जो है 3, 4, 5 लाइन में इस प्रकार से लिखनी होती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बात था क्वेश्चन को लेकर के, ताकि आप समझ पाएँ कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस लिया है वो 2025 में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो आपको ये आइडिया लगेगा कि भाई हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस भी जो है वो 2025 में ही पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को आपको खुद वीडियो पॉज करके रोक करके आपको बनाना है, फिर वीडियो
चालू करके आपको आगे की चीज़ें जो है वो देखनी है, ताकि आपको खुद चीज़ें जो है वो समझ में आए कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अब इस प्रश्न पे अब इस प्रश्न में आपका 4 विकल्प जो है वो दिया गया है, जिसमें सबसे पहला विकल्प है ए, ऑप्शन ए अभिकारक, दूसरा विकल्प है आपका उत्पाद, और तीसरा विकल्प है आपका अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, और ऑप्शन डी जो चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो मिलकर के जो चीज़ें नई बनती है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। यानी कि पीछे जो आपको मैंने क्रम वाइज तरीके से पहले समीकरण बताया, फिर समीकरण में जो भौतिक अवस्थाएं होती है उनके बारे में बताया, फिर कई बार अभिक्रियाओं यानी कि समीकरणों जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी परिस्थितियां थोड़ी अलग होती है तो उन परिस्थितियों के बारे में भी बताया। तो 3 चीज़ें मैंने आपको पीछे बताया, उन्हीं तीनों के बारे में यहाँ इसका जवाब जो है आंसर के तौर पे आपको लिखना होता है। और ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप समझे कि किस प्रकार से अंदर से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का कहना है कि जो भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है आप उनसे बताइए कि कौन सी 3 सूचनाएं जो है वो प्राप्त होती है। और आप देख सकते हैं कि इसका जवाब मैंने किस प्रकार से तैयार किया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब मैंने बैकग्राउंड इसका तैयार किया है, और इस बैकग्राउंड को मैंने प्रश्न से ही उठाया ताकि आप क्वेश्चंस को ये समझ पाएँ कि भाई इस क्वेश्चंस का जवाब हमको कैसे देना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्नलिखित इस प्रकार है, जो कि प्रश्न से ही मैंने इन चीज़ों को बनाया है। और यहाँ पहले नंबर पे हमने बताया कि कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, यदि उसको समीकरण के तौर पर लिखा जाता है तो उस समीकरण से हमें पहली सूचना जो प्राप्त होती है वो ये होती है कि कौन कौन से पदार्थ जो हैं उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब दूसरी सूचनाएं हमें ये प्राप्त होती है कि अभिक्रिया में शामिल पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। दूसरी सूचनाएं हमें भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता चलता है कि भाई उनमें कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस है, द्रव है या गैस है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वो है अभिक्रिया की परिस्थितियां क्या है। यानी कि कई बार परिस्थितियां अलग हो तो उस कंडीशन में हम लोग परिस्थितियों को भी तीर के ऊपर या नीचे जो है वो लिख देते हैं। तो आप इस प्रश्न का मतलब समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली क्यों, कि रासायनिक समीकरण जो है वो बेसिकली क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इससे 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो प्राप्त होती है। पहली कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, दूसरी कि उनकी भौतिक अवस्था क्या है, और तीसरी उनकी परिस्थितियां क्या है। तो आप शायद मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और हमारा अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए पदार्थों में परिवर्तन। अब सबसे पहले शुरू से ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको ध्यान में रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसके दौरान किन किन तरह का बदलाव जो है रासायनिक अभिक्रिया में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थों में परिवर्तन होता है या तो उसमें अवस्था में वैसे तो आपको कई सारे परिवर्तन दिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के आधार पे जो आपको चीज़ें जाननी है वो 4 तरह के परिवर्तन आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब ये 4 परिवर्तन क्या क्या हैं, आइए इसको एक एक करके क्रमवार तरीके से हम लोग देखते हैं। जिसमें सबसे पहला परिवर्तन है आपका कि अवस्था में परिवर्तन। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की जो अवस्था होती है वो बदल सकती है। बात को आप शायद समझ रहे होंगे। अब दूसरा परिवर्तन जो है वो है रंग में परिवर्तन। यानी कि पदार्थ के रंगों में भी जो है वो बदलाव आपको देखने को मिल सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। और तीसरा जो परिवर्तन है वो है गैसों का निकलना। यानी कि और चौथा परिवर्तन जो है आपका वो है तापमान में परिवर्तन। यानी कि ये 4 तरह के परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपको एक बात इसमें ध्यान में रखनी है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ ये चारों परिवर्तन आपको देखने को मिले, लेकिन इसमें से कोई एक परिवर्तन
रासायनिक अभिक्रिया या दो परिवर्तन या शायद ही कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें ये चारों तरह के परिवर्तन आपको एक साथ जो है वो होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन इनमें से कोई एक परिवर्तन जरूर आपको रासायनिक अभिक्रिया के दौरान देखने को मिल सकते हैं। और इससे आप ये अनुमान लगाएंगे कि बेसिकली यदि इस तरह का एक भी परिवर्तन हमें होता हुआ दिखाई पड़ता है तो वो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का एक तरीका भी आप जो है समझ सकते हैं कि इन 4 तरीकों से हम ये देख सकते हैं कि हाँ कोई भाई रासायनिक अभिक्रिया है भी या नहीं। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब इसी को मैं एक एक करके जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें जो अवस्था में परिवर्तन है इसको मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ गौर करिएगा कि वैसे देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, यानी कि कई सारे रासायनिक अभिक्रिया में आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की अवस्था जो है वो बदलती हुई आपको दिखाई पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझें कि यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है और दूसरा आपका ऑक्सीजन है और यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्पाद में आपका जल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये गैस है और ये भी गैस है, लेकिन इसकी जो अवस्था है वो लिक्विड है, यानी कि अवस्था जो है आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई आपको दे सकता है। अब एक चीज आप समझ रहे होंगे। अब अगला जो हमारा परिवर्तन है वो है रंग में परिवर्तन। तो आइए रंग में परिवर्तन को हम लोग समझते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन दिखाती है, यानी कि कई सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जहां आपको रंग में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे सकता है। एग्जाम्पल से आइए इसको समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक कॉपर सल्फेट हमने लिया हुआ है जो कि विलियन के फॉर्म में है, क्योंकि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं इसके बारे में पीछे, इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये AQ क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होता है कि ठीक है CuSO4 कॉपर सल्फेट तो समझ में आता है, लेकिन AQ ये क्या है पता नहीं। तो इसलिए आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब दूसरा यहाँ आप जो पदार्थ देख पा रहे होंगे वो आपका लोहा है। अब ये दोनों आपस में मिलता है और ये अभिक्रिया करता है और इधर आप देख सकते हैं कि FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर इससे अलग होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ हमको समझना है रंगों में परिवर्तन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस बीकर पे यदि आप ध्यान दें तो ये बीकर बेसिकली कॉपर सल्फेट का है, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसका कलर जो है वो नीला है। अब इसमें हमने ब्लेड यानी कि लोहे की चीज़ों को डाला, लेकिन जैसे ही मैंने लोहा इसमें डाला यानी कि Fe डाला तो ये दोनों आपस में क्या किया, अभिक्रिया किया। और अभिक्रिया करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आयरन सल्फेट बनाता है जिसका कलर जो होता है वो हल्का हरा आपको जो है होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें रंगों में भी परिवर्तन जो है वो दिख सकता है। तो ये आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि आपको यदि कॉपर सल्फेट एक लेना है जो कि नीले कलर का होता है, इसमें आप आयरन की चीज़ें डालें तो आपको आयरन सल्फेट बनेगा और उसका कलर जो है वो हरा, हल्का हरा होता है। बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ मैंने फिर से एक बार प्रश्न लिया है जो कि पिछले के टॉपिक से ही कनेक्टेड है और यहाँ एक प्रश्न उसी तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया है जिसमें आपको विकल्प आधारित 4 विकल्प अलग अलग मिलेंगे और एक आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसमें भाषा के तौर पे आपको लिखना है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका कि भाई एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था। अब आप भाषा तो काफ़ी बड़ा देख पा रहे होंगे। अब भाषा देख करके आपको घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है क्योंकि आपने चीज़ों को पीछे पढ़ रखा है, इसलिए आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। क्यों, अभी आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ बोल रहा है कि एक विलयन है, पहले से कोई विलयन है ये बता नहीं रहा है, लेकिन ये जरूर बता रहा है कि इसमें हमने लोहे की कील को डुबाया और जैसे ही मैंने लोहे की कील को डुबाया तो आधे घंटे के बाद इस विलयन का रंग जो है वो परिवर्तित हो चुका है। परिवर्तित हो चुका है यानी कि बदल चुका है। तो अभी आपने देखा है पीछे, अब पहले आप ऑप्शंस पे देखिए, CuSO4, ZnSO4, FeSO4 और Al2SO4। तो पीछे आपको मैंने बताया था कि यदि कॉपर सल्फेट का विलयन है
उसमें लोहे की कील को डुबाया जाए तो वो नीले रंग से धीरे धीरे हरे कलर में परिवर्तित हो जाता है, हरे कलर में। तो आप क्या लग रहा है इसका विकल्प का सही विकल्प क्या होगा? तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि इसका जो कॉपर सल्फेट होगा ये राइट आंसर होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट ही उस जांच प्रणाली में पहले से विलयन था और उसमें लोहे की कील को डुबाया गया, तो इसका कलर जो है वो धीरे धीरे बदल गया। और आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न 2018 के बिहार बोर्ड में आपका जो है वो पूछा गया था। अब दूसरा एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि 2019 और 2025 यानी कि इस बार भी पूछा गया था और पिछले 3-4 साल पहले यानी कि 2019 में भी जो है वो पूछा गया था। अब ये प्रश्न है आपका कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यानी कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन था अभी आपको मैंने बताया जो कि नीले कलर का था, जब उसमें हमने लोहे की कील यानी कि ब्लेड को डाला तो वो धीरे धीरे हल्का हरा हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी कि उसको दूसरे जगह भेज देता है, वहां से हटा देता है। और हटाने के बाद ये क्या करता है, आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? आयरन सल्फेट। और ये आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग जो होता है वो मलिन हो जाता है। मलिन मतलब धीरे धीरे हल्का होते जाता है और फिर वो हल्के हरे रंग में बदल जाता है। और इसी को मैंने यहाँ समीकरण के तौर पे जो है वो लिख रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका कॉपर सल्फेट है जो कि विलयन के रूप में, इसमें हमने लोहे की चीज़ों को डाला तो यहाँ ये आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को इधर अलग विस्थापित कर दिया। तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न का जवाब जो देना है वो तो भाषा के तौर पे देना ही देना है, लेकिन आप समीकरण को जरूर लिखिएगा। आप शायद बात को समझ पा रहे होंगे इस तरह के प्रश्नों का जवाब हमें किस प्रकार से एग्जाम में देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम लोगों का जो अगला परिवर्तन है वो है गैस का निकलना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पीछे ही हमने आपको बताया कि किसी प्रकार की गैसें भी जो है वो निकल सकती है। तो कुछ अभिक्रियाएं कुछ गैसों को निकाल करके अपनी अभिक्रिया जो है वो पूरी करती है, यानी कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो गैसों को निकाल करके अपनी अभिक्रिया पूरी करती है। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं PbNO3 हॉल 2 यानी कि ये लेड नाइट्रेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। और इसमें आप जब उष्मा दीजिएगा, अब तो आप तीर के ऊपर ये उष्मा क्यों लिखे आप समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ जो है वो उष्मा पे आधारित है, यानी कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए यहाँ बाहर से उष्मा जो है वो दी जा रही है। जब आप इसमें उष्मा देंगे तो ये 3 अलग अलग चीज़ों में आपका टूटेगा। पहले तो ये PbO यानी कि लेड ऑक्साइड में टूटेगा। दूसरा आपका NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक गैस जो है आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। और तीसरा जो है वो आपका ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आपका एक गैस है जो इस अभिक्रिया में निकल रहा है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इस अभिक्रिया में हाँ भाई गैस भी जो है वो निकलती है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका कलर जो होता है वो भूरा रंग होता है। और ये देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस तरह की अभिक्रियाओं में गैस जो है वो निकल रही है। तो शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब चौथा जो हमारा है वो है तापमान में परिवर्तन। अब कुछ अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया के दौरान तापमान में हमेशा कुछ बदलाव होता है, या तो तापमान बढ़ या घट सकता है। यानी कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जहां आपको तापमान में परिवर्तन यानी कि तापमान में बदलाव भी जो है आपको दिखाई दे सकता है। तापमान या तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हमने लिया है, जिसको साधारण शब्दों में बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसको आप लोगों ने अपने घरों में जरूर देखा होगा। दूसरा यहाँ है जल, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप जब भी जल में मिलाएंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH हॉल 2 ये चीज़ें जो है आपको मिलेगी और इससे कुछ आपको हीट भी जनरेट होगा, यानी कि उष्मा भी आप जो है इसमें देख सकते हैं। और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इस तरह की अभिक्रियाओं में जो है वो उष्मा यानी कि उष्मा निकलती है, यानी कि तापमान में कुछ ना कुछ बदलाव जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको कुछ बातें यहाँ ध्यान में रखनी है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, इस कैल्शियम ऑक्साइड को कई बार कली चूना या सिर्फ चूना
या इसे बिना बुझा हुआ चूना, इस तरह से नामों से भी इसको जानते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, कई बार इसी से आपके बिहार बोर्ड में कई प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। और इधर आपको ध्यान में रखना है कि ये CaOH Hal2 जो है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको हटा सकते हैं क्या? और कट करना पड़ेगा ना, वो लोग देख लेंगे। तो इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो आपने शायद इन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये जो 4 परिवर्तन हैं, पहला अवस्था में, दूसरा रंग में, और तीसरा किसी गैस का निकलना, और चौथा तापमान में, ये बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब इस पेज पे हमने 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है जो कि पीछे के टॉपिक से कनेक्टेड है, जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है और दूसरा प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इन दोनों प्रश्नों को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद वीडियो रोक करके इस प्रश्नों का जवाब दें, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस पेज पे हम लोग एक क्रियाकलाप देखेंगे जो कि आपकी NCERT क्रियाकलाप 1.1 में आप किताबों में देख सकते हैं। यहाँ मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाता है। दहन का मतलब होता है जलाना, यानी कि मैग्नीशियम का जो रिबन यानी कि फीता जो होता है, उसको वायु में जलाने के बाद किस तरह की चीज़ों जो है वो दिखाई पड़ती है, किस तरह का बदलाव होता है, उसी का एक तरह से हम लोग परीक्षण करेंगे, ये जांच करेंगे, देखेंगे। तो उसी को क्रियाकलाप के जरिए देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये चाहे तो घरों में भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक स्टैंड टाइप का है, जिसमें एक मोमबत्ती जो है वो आपको यहाँ शायद जलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, और यहाँ आपको एक चिमटा लेना है, और इसमें आप ये देख सकते हैं ये मैग्नीशियम रिबन है, यानी कि मैग्नीशियम का फीता है। जब इसको आप दहन करेंगे यानी कि जलाएंगे, तो आप देखेंगे कि इससे छोटा छोटा बुरादा जो है आपको इस प्लेट में जो है वो जमा होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारा मैग्नीशियम का जला हुआ पाउडर आपको नज़र आ रहा होगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये जब किया जाता है तो इसके बीच कई सारी घटनाएं होती है, और उन घटनाओं में आपको 2 घटनाएं जो है वो ध्यान में रखनी है कि आप जब भी इस मैग्नीशियम के फीते को जलाएंगे तो इससे एक सफ़ेद चमकदार ज्वाला जो है आपको दिखाई पड़ेगा, और दूसरा इससे जो पदार्थ नया बनेगा वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो यही 2 परीक्षण हम लोगों को यानी कि जांच जो है वो देखना होता है, और यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और यही बातें मैंने यहाँ लिखी भी है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम के फीते को आप हवा यानी कि हवा में जलाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना। देखिए, कोई भी चीज़ यदि आप हवा में जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हवा में जलाएं, लेकिन वो रिएक्ट किससे करेगा, अभिक्रिया किससे करेगा, ऑक्सीजन के साथ। इसलिए ब्रैकेट में मैंने O2 किया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, आप आगे के क्लासों में जानेंगे। तो इससे सफ़ेद चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को आप हवा की उपस्थिति में जलाएंगे तो इससे आपको एक सफ़ेद चमकदार ज्वाला यानी कि आग जो है उठता हुआ दिखाई देगा, और MgO का एक सफ़ेद पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बनता है। इसी को यहाँ समीकरण के तौर पे दिखाया गया है कि यहाँ मैंने Mg और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये MgO। वैसे यहाँ उष्मा भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ एक परिस्थितियाँ है उष्मा, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो शायद मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्रियाकलाप में हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना है और ये क्या है। इस वीडियो का यानी इस चैप्टर का जो इस पार्ट 1 का जो अब सबसे लास्ट टॉपिक हमारा है वो है संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें कई सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और आपके एग्जामों में भी यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप यदि गौर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को समझते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बातें हैं, एक संतुलित है और एक असंतुलित है। तो सबसे पहले हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को समझते हैं कि ये क्या है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरणों में अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जब भी आप कोई समीकरण देखते हैं
यदि उसके अभिकारकों के तरफ और उत्पादों के तरफ दोनों तरफ तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वो यदि आप बराबर पाते हैं तो आप समझिएगा कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन आप इसको जानेंगे कैसे? तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने एक समीकरण लिया है जो कि पीछे का ही है, H2 + O2 और H2O यानी कि जल बन रहा है। वैसे ये संतुलित का ही मामला है, इसलिए आप ये एक्स्ट्रा देख रहे हैं और ये अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दो अलग से क्यों लगाया गया है यहाँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये आपका अभिकारक है ये, और ये आपका उत्पाद है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अभिकारक में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 4 है, यानी कि 2 इसके आगे लगा हुआ है और 2 इसके नीचे भी है, यानी कि 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितना है वो तो साफ ही दिख रहा है, 2 है। अब आप उत्पाद की तरफ आइए। उत्पाद में आप पाएंगे कि यहाँ भी आपका हाइड्रोजन जो है वो 2 दूनी 4 है और ऑक्सीजन आपका कितना है तो 2 ही है भाई। अब आप अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ देखेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो इस हिसाब से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो समीकरण है ना वो बेसिकली संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, यहाँ 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। यही चीजें यदि आपस में बराबर नहीं होती तो शायद ये असंतुलित का मामला हो जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने संतुलित के बारे में समझा होगा कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और उसी चीज को इस तरह से यहाँ जो है वो बताया गया, यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरणों में अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं रहती उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण जो संतुलित वाला था जस्ट उसका उल्टा है। संतुलित में क्या था कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर थी, यहाँ दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। आइए इसको चेक करके देखते हैं। अब उसी एग्जाम्पल को हमने यहाँ भी लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बना रहा है। अब आप जान ही रहोगे कि हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है तो 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है तो 2 है, ऑक्सीजन आप देख सकते हैं एक ही है। तो आप इस हिसाब से ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो बराबर नहीं है। इस वजह से ये जो समीकरण है ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है हमने समझा, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे भी समझा, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है जो कि हमने यहाँ नोट में बताया है कि बेसिकली असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसको हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। अब आप समझिए कंकाली समीकरण है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए तो जितना भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है ना उसे संतुलित किया जाता है। तो अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। वैसे इसके पीछे एक और रीजन है, क्लास 9th में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से भी इसको जो है वो संतुलित करना जरूरी होता है। तो आइए अगले पेज से हम लोग संतुलित रासायनिक यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। यानी कि यहाँ हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि भाई किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको संतुलित करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ मैंने एक समीकरण लिया है और ये समीकरण देख करके आप जानते हैं कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब इसको हमको संतुलित करना है, तो किन बातों का हमको ध्यान में रखना है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले। बस आपको 3 बातें ध्यान में रखनी, और 3 बातों में से सबसे पहला बात जो है यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको जब भी नंबर लगाना है आगे लगाना है। यानी कि जो भी तत्व शामिल होगा, जिस भी तत्व पे आप नंबर लगाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा आगे नंबर। इसका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2 है। यानी कि आपको जब भी नंबर लगाना है या तो आप यहाँ लगा सकते हैं
या तो आप यहाँ लगा सकते हैं या तो आप यहाँ लगा सकते हैं। आप कभी भी यहाँ, यहाँ या यहाँ नंबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फिर आपका गलत हो जाएगा। तो पहला बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी नंबर लगाना है वो आगे लगाना है, ठीक है। अब दूसरा बात आपको जो ध्यान रखना है वो है आगे नंबर है तो सबका है, यानी कि यहाँ जब भी नंबर होगा तो आप समझिएगा कि उसमें मौजूद सभी तत्वों का वो नंबर होगा। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, सपोज कीजिए कि यहाँ मान लीजिए 2 और रहता, तो समझिए ये हाइड्रोजन का भी 2 है और ये ऑक्सीजन का भी 2 है। तो ये मेरा कहने का सेंस हुआ। तो आप मेरी बातों को शायद समझ पा रहे होंगे कि आगे नंबर है तो वो सबका है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि लटका जो नंबर है तो सिर्फ उसका है, यानी कि जो भी लटका हुआ नंबर है, जैसे कि यहाँ आप लटका हुआ नंबर पाएंगे, वैसे तो इसमें एक ही तत्व है तो आपको उतना तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो भी लटका हुआ नंबर होगा, जैसे कि यहाँ है तो ये सिर्फ हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का नहीं है। ये ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का है। तो आपको सबसे पहले किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको ये 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। अब आइए इन बातों के आधार पे हम कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की जो संख्या है तत्वों में वो बराबर नहीं है, इसका मतलब है तो ये असंतुलित। अब हमको संतुलित करना है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और इस साइड में हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है भाई, 1 है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो अब हमको ऑक्सीजन को ठीक करना है, तो आप यहाँ एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि इसको 2 हमको देना है। तो अभी हमने आपको बताया कि 2 क्या आप यहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। जब भी नंबर लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ हमने लगाया। अब आप एक चीज देखिएगा कि जब इधर नंबर लगाया तो ये तो भाई हाइड्रोजन का भी हो गया और ये ऑक्सीजन का भी हो गया। ऑक्सीजन तो संतुलित है लेकिन हाइड्रोजन तो अब 4 हो गया, और यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब यहाँ भी हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ भी नंबर कहाँ लगाएंगे, वैसे तो नीचे है ही है, नीचे लगा भी नहीं सकते, तो हम नंबर यहाँ लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो संतुलित है, और इसी को यहाँ आप देख सकते हैं ये संतुलित मामला इस तरह से है कि यहाँ 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो इस प्रकार से समीकरण को जो है वो संतुलित किया जाता है। बस आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चों को यही चीज़ें जो है वो कंफ्यूज करती है कि भाई ये नीचे का नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है, वो गुना करने में वो थोड़ा गड़बड़ा देते हैं। बात को आप सही शायद समझ पा रहे होंगे। अब आइए 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण का, जिसको मैं आपको संतुलित करके दिखाऊंगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये समीकरण है जो कि आप देख ही रहे हैं कि ये असंतुलित ही होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इधर 2, सॉरी नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, यानी कि मामला तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक करके चीज़ों को ठीक करना है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को ठीक करते हैं जो कि 1 है, इसमें 1 हमको और बढ़ाना है, यानी कि 2 करना है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर तो जब भी लगाएंगे यहाँ तो लगा नहीं सकते, जब भी लगाएंगे यहाँ लगाएंगे, तो हमने आगे लगाया। अब आप जैसे ही यहाँ लगाएं तो नाइट्रोजन तो ठीक है भाई 2 हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 3 दूनी 6 हो गया, यानी क्योंकि आगे नंबर रहेगा तो वो नाइट्रोजन का भी है और वो हाइड्रोजन का भी है। अब इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो हाइड्रोजन है वो 2 ही है और यहाँ हाइड्रोजन हमें 6 हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लगाएंगे, और इस हिसाब से 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन हमारा इधर भी 6 हो गया। तो नाइट्रोजन इधर 2, नाइट्रोजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर 6, हाइड्रोजन इधर भी 6। तो इस प्रकार से ये समीकरण जो है हमारा वो संतुलित हुआ। और आप यहाँ भी देख सकते हैं ये जो समीकरण आपको हमने यहाँ लिखा हुआ है ये बेसिकली संतुलित रासायनिक समीकरण ही है। अब एक समीकरण और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो समीकरण है ये भी असंतुलित रासायनिक समीकरण ही है, आपको इसमें संतुलित करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि Fe2O3 है और फिर कार्बन है और आपका FeCO2 है। आप देख सकते हैं कि लोहा आपका इधर 2 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है तो इधर 2 ही है, कार्बन इधर 1 है तो इधर आपका 1 ही है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन और आयरन यानी कि लोहा ये दोनों गड़बड़ मामला है।
तो आइए इसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नंबर जब भी लगाएंगे तो आगे लगाएंगे। इधर का मामला ठीक है, इधर का ठीक करना है, तो सबसे पहले हम 2 यहाँ लगाएंगे। तो आयरन हमारा 2 लगाने के बाद ये तो 2 हो गया, इधर भी आयरन 2 है। अब ऑक्सीजन को हमको ठीक करना है। ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 2 है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि नंबर हमको किधर लगाना है। तो सबसे पहले नंबर हम इधर ही लगाते हैं, क्योंकि इधर लगाएंगे तो हमारा आयरन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे यहाँ थोड़ा सा इधर उधर हमको करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इधर ही करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ हम 3 लगाते हैं और इस हिसाब से हमारा यहाँ जो कार्बन हुआ वो आपका 3 हो गया और ऑक्सीजन जो है वो आपका 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास इधर ऑक्सीजन 3 ही है और उधर कितना है, 6 है। इधर भी हमको 6 करना है। तो अब नंबर हमको इसमें लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें है। तो नंबर इधर तो नहीं लगा सकते हैं, जब भी नंबर लगाएंगे तो इधर लगाएंगे। तो इस हिसाब से अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो 3 दूनी 6 हुआ, लेकिन आयरन भी हमारा अब 2 दूनी 4 हो गया, क्योंकि आगे है नंबर तो सबका है। बात को समझ रहे हैं। अब फिर हमारा आयरन इधर गड़बड़ हुआ, क्योंकि यहाँ तो 2 ही है, अब हमको और 2 लाना है। तो यहाँ तो लटका के नंबर लगा ही नहीं सकते, यानी कि यहाँ जो 2 पहले से दिए थे इसको अब हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और यहाँ जो हम नंबर लेंगे वो 4 लेंगे। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अब इस हिसाब से यहाँ हमारा जो आयरन है वो 4 हुआ। तो हमारा आयरन 4 है, आयरन भी 4 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन भी 6 है। अब कार्बन हमारे पास 1 ही है और इधर जो है वो 3 है। तो अब हम कार्बन के आगे यहाँ 3 लगा देंगे, तो हमारा ये भी 3 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो समीकरण है वो बेसिकली संतुलित रासायनिक समीकरण ही है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को जो है वो संतुलित किया जाता है। यदि हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। अरे बाप रे, कैसन हुआ।